दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म हो चुका है। 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ है। आज शालीमार बाग से बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता ने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। साथ साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। लेकिन अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है, लेकिन चुनौतियां क्या क्या आएंगी बीजेपी के सामने, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी रितिका सिंह है। रितिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। सरकार तो बन गई, बिल्कुल। अब चुनौतियां क्या क्या हैं जो कि आप सरकार पूरी नहीं कर पाई, उनको हटाया गया और बीजेपी को लाया गया, ऐसी क्या क्या चुनौतियां हैं जो बीजेपी को पूरी करनी है? बिल्कुल, देखिए चुनौतियों का जो अंबार है वो प्रचंड जीत के बाद से ही शुरू हो गया था, क्योंकि आप देखिए 11 दिन बीत चुके थे और बीजेपी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा या फेस डिसाइड नहीं कर पा रही थी। उसको लेकर तमाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस निशाना भी साधती हुई नजर आई। लेकिन बीजेपी की कोशिश यही थी कि सामाजिक और जातीय समीकरण को साधते हुए मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की जो टीम होगी, यानी कि 6 मंत्रियों को चयन इस तरीके से किया जाए कि जितने भी समुदाय है, क्योंकि इस बार जो वोटर टर्नआउट है वो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रहा है, तो ऐसे में जो वोटर टर्नआउट हुआ है उसमें हर एक समाज को साधा जाए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बहुत सारे फैक्टर्स देखे गए। सबसे पहले हम अगर रेखा गुप्ता की बात की जाए तो एक तो वो महिला है, यानी कि महिला सशक्तिकरण का पूरा मैसेज बीजेपी की तरफ से दिया गया। एक वैश्य समाज से आती है, वैश्य समाज जो कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें यह पद देना, इस बात को बीजेपी बताने की पुरजोर कोशिश कर रही है कि देखिए जो वोट बैंक हमारा पिछले चुनावों में खिसक गया था वो एक बार फिर से हमारे साथ आ चुका है, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, बिहार में खासकर। तो ऐसे में दिल्ली के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। लेकिन अब चुनौतियों की बात की जाए, क्योंकि 6 मंत्रियों का जो चयन हुआ है वो उसी हिसाब से हुआ है। पूर्वांचली 2 चेहरों को जगह दी गई है, कपिल मिश्रा जो कि ब्राह्मण और पूर्वांचली चेहरा दोनों है। तो ऐसे में जो पड़ोसी राज्य है उनके विधानसभा चुनाव और जो दिल्ली में जो वादे किए गए हैं उसके हिसाब से किस तरीके से मंत्रियों की टीम बनाई जाए, वो चुनौती उन्होंने पार कर लिया है। लेकिन अब जमीनी तौर पर जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनावों में किए थे, चाहे सबसे बड़ा वादा यही किया गया था कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपए दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत अब 8 मार्च को करनी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। तो ऐसे में पहला तो सबसे बड़ी चुनौती यही होगी, क्योंकि 8 तारीख बेहद नजदीक है, तो क्या महिलाओं के खाते में वो 2500 रुपए की पहली किश्त भारतीय जनता पार्टी पहुंचा पाएगी, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। और दूसरा ये, क्योंकि यमुना नदी का मुद्दा बहुत गर्म रहा था, हालांकि साफ सफाई शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए ये साफ सफाई तो पिछले 2-3 महीने से हो रही थी। हालांकि एक बड़ा पूरा का पूरा यमुना नदी का आप कह सकते हैं एक बड़ा पार्ट जो है इस वक्त क्लीन किया जा चुका है, क्योंकि आपने जब हर एक राज्यों में जब नई सरकार बीजेपी की बनती है तो अक्सर बीजेपी की तरफ से 1 महीने की रिपोर्ट कार्ड पेश की जाती है, क्योंकि उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वो अपने आगे के पूरे मैनिफेस्टो को जारी करती हुई नजर आती है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं के खाते में पैसे दिए जाए और 1 महीने में क्या क्या काम को लेकर उसने कदम उठाया है। यमुना नदी को लेकर उसने काम शुरू कर दिया है और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जमीनी मुद्दे में सबसे बड़ा जो प्रमुख मुद्दा सामने आया था, जो कि आम आदमी पार्टी की विफलता के तौर पर देखा गया, वो था जमीन, सड़कें और साफ सफाई और साथ ही साथ पानी की किल्लत। तो उसको लेकर भी बीजेपी का पूरा रोड मैप यही रहेगा कि भले ही हम समय ले लें, लेकिन शुरुआत के तौर पर हम कदम उठा दें, ताकि जनता में एक संदेश जाए कि देखिए बीजेपी ने जो वादा किया है उसी वादे के तहत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। तो ये कुछ मुद्दे थे जो बीजेपी के सामने चुनौती भर के आएंगे। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी ने रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों को भी शपथ दिलवाया है। लेकिन बीजेपी ने इसके साथ साथ जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने तो मनिंदर सिंह सिरसा को मंत्री बनाया, कपिल मिश्रा को बनाया है, साथ ही साथ पूर्वांचली वोट बैंक साधने के लिए पंकज कुमार सिंह को भी मंत्री बनाया है। अच्छा देखिए, 27 सीट पर पूर्वांचली का पकड़ है, वोट बैंक का पकड़ है, तो कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने सिर्फ इन चेहरों को उठा करके नहीं लाया है, इसके साथ ही एक सोच है, जो कि वो जैसा कि रितिका सिंह ने कहा कि बीजेपी जब भी कुछ करती है तो मैनिफेस्टो में आगे शामिल करती है। तो ये दिखाने की पूरी जोर कोशिश है कि भैया हम जिसको दे रहे हैं तो हमारे साथ ये वोट बैंक साथ में जुड़ रहा है। अच्छा देखिए, बात करते हैं रविंद्र इंदिरा सिंह की। ये पंजाबी दलित है, तो दलित वोट बैंक बहुत बड़ा है दिल्ली में, जैसे कि आप कह सकते हैं। तो वहां पर उनको साधने के लिए यहां पर रविंद्र इंदिरा सिंह को भी यहां पर बीजेपी ने मंत्री पद की शपथ दिलाई है। साथ साथ कपिल मिश्रा, ब्राह्मण वोट को एकजुट करने के लिए, साथ साथ सवर्ण वोट, क्योंकि बीजेपी के जो कपिल मिश्रा बहुत बड़े फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं और कहा जाता है कि हिंदू हित की बात करते हैं, ज्यादातर अपने भाषण में भी हिंदू की बात करते हैं। तो कह सकते हैं कि सवर्ण वोट
मैं हिंदू शब्द नहीं बोलूंगा, सवर्ण वोट को साधने की पुरजोर कोशिश बीजेपी ने कपिल मिश्रा के माध्यम से की, साथ ही ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश की। रेखा गुप्ता, वैश्य समाज, 8% का वोट बैंक यहां पर मिलता है वैश्य समाज को, जो कि बीजेपी का कोर वोट माना जाता था, लेकिन केजरीवाल के आने के बाद ये कोर वोटर जो था वो छिटक गया था। लेकिन अब जाकर के बीजेपी ने कहा कि भैया हम आपको छिटकने नहीं देंगे, हमारी जो मुख्यमंत्री होगी वो वैश्य समाज से होगी, महिला होगी। तो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा इन्होंने रास्ता साफ किया है कि भाई हम किसी भी समुदाय को छोड़ने वाले नहीं है, सबको पकड़ के रखने वाले हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, 7% सिख समुदाय का वोटर यहां पर है। साथ ही पंजाब में जब चुनाव होगा तो उससे बहुत बड़ा ये वोट से ये मतलब साधने की कोशिश हो सकती है। और पंजाब में कहीं ना कहीं बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम अपनी पार्टी में सिख चेहरे को लाए हैं, जिसके कारण हमारा आपका भरोसा जो है वो सिख चेहरे पर और हमारे बीजेपी पर आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने लगभग उन चेहरों को जगह दी है अपने मंत्रिमंडल में, जो सिर्फ और सिर्फ एक जाति समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी बात को लेकर बीजेपी ने अब दिल्ली से एक बड़ा संदेश दे दिया है। देखिए, पंजाबी वोट बैंक को साध लिया गया, वैश्य समाज को साध लिया गया, जाट। हालांकि प्रवेश वर्मा का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन बीजेपी की कोशिश यही थी कि केवल जाट समुदाय को लेकर ही हमें चीजें आगे नहीं रखनी है। रेखा गुप्ता के साथ बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हुए नजर आए। एक तो वो महिला है, दूसरी वैश्य समाज। हालांकि वैश्य समाज को लेकर विजेंद्र गुप्ता का भी नाम आगे था, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से 2015 और 20 में जब आम आदमी पार्टी की लहर थी, तब भी वो बीजेपी चर्चा है कि वो शायद डिप्टी स्पीकर बन सकते हैं। नहीं, अध्यक्ष डिप्टी स्पीकर मोहन बिष्ट को बनाया गया है, जो कि करावल नगर सीट से पहले विधायक थे, लेकिन इस बार उनकी सीट चेंज कर दी गई थी मुस्तफाबाद से उन्होंने सीट जीती, क्योंकि कहा यह जाता है कि मुस्तफाबाद में मुस्लिम बाहुल्य वोटों का ज्यादा दबदबा रहता है। तो ऐसे में एक इस जीत के जरिए एक मैसेज ये देने की कोशिश की गई है कि इस बार का जो मुसलमान वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ खड़ा होता हुआ नजर आया है। और आपने देखा था कि जब 8 फरवरी को रिजल्ट सामने आए थे, और उससे पहले जब मतदान हुआ था 5 तारीख को, तो मौलाना रशीदी ने सामने आके मीडिया के सामने आकर कहा था कि देखिए हम इस मिथ को तोड़ना चाहते हैं जो कि ये कहते हैं कि मुसलमान जो है बीजेपी से परहेज करता है। तो इस बार का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव था वो कई मायनों में खास रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में चुनौतियों के साथ साथ बीजेपी एक पूरी की पूरी पिक्चर को दिखाने में ये सफलता हासिल करती हुई नजर आ रही है कि देखिए जो कहते हैं वो तो करते ही है, लेकिन हमारे लिए अनुभव से ज्यादा वो कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट होता है जो कि जमीनी तौर पर पूरी लगन के साथ, संगठन के साथ मजबूत कदम उठाते हुए नजर आता है। क्योंकि आप रेखा गुप्ता का पूरा बैकग्राउंड उठाकर आप देख लीजिए, फिर दूसरों से अध्यक्ष रही, साथ ही साथ लगातार बीजेपी के संगठन में और आरएसएस की भी बहुत करीबी मानी जाती है। आरएसएस की तरफ से सिफारिश की गई थी। देखिए, आरएसएस जो है हमेशा हर बूथ मैनेजमेंट को पूरी मजबूती के साथ काम करता हुआ नजर आता है, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरएसएस की ही पूरी कोशिश जो है, जो पूरा कदम है वो रंग लाता हुआ नजर आया कि कैसे वोटर्स को वो पोलिंग बूथ तक लेकर आए। और आरएसएस की तरफ से देखिए, आरएसएस कोई आदेश या कोई फरमान जारी नहीं करता। आरएसएस हमेशा अपनी बात इस तरीके से रखता है कि अगर आप इस चेहरे को तवज्जो देंगे तो इस समाज को लेकर बीजेपी के लिए एक अलग सी छवि बनेगी। तो वो सिफारिश नहीं करता, वो अपनी सलाह देता है, और उस सलाह को बीजेपी इस तरीके से मानती हुई नजर आती है कि उस नाम पर मोहर लग जाती है। अच्छा रितिका, 21 मुख्यमंत्रियों में एक मुख्यमंत्री चेहरा जो कि महिला मुख्यमंत्री बीजेपी का, कितनी बड़ी बात होती है? बिल्कुल, देखिए चौथी महिला मुख्यमंत्री है जो कि दिल्ली के तौर पर शपथ उन्होंने ग्रहण की, लेकिन 20 अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। गुजरात में आनंदीबेन पटेल जरूर रही थी, लेकिन उसके बाद से ही लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे थे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात बीजेपी करती है, महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करती है, लेकिन जब जमीनी तौर पर देखने की बात आती है तो उस पर बीजेपी अब इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि देखिए केवल वोट बैंक तक हम महिलाओं को सीमित नहीं रखते, एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हम दे सकते हैं। वित्त मंत्री के तौर पर आप निर्मला सीतारमण को देख लीजिए, किस तरीके से वित्त मंत्रालय जो है बखूबी संभालती हुई नजर आ रही है। राज्यपाल जो है अलग अलग राज्यों में महिला के तौर पर बीजेपी की तरफ से रही है। तो एक बड़ा मैसेज रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंपकर बीजेपी ये देने की कोशिश कर रही है कि देखिए योजनाओं के साथ साथ वोट बैंक के साथ साथ हमारी प्राथमिकता महिलाओं को आगे बढ़ाने की भी है। तो बीजेपी ने जो कहा था कि महिलाओं का हम साथ देंगे, तो साथ सिर्फ चुनावी वादा तक नहीं था, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर के भी दिया है। और देखना होगा कि रेखा गुप्ता आने वाले दिनों में दिल्ली के लिए कैसा कार्य करती हैं, ये तो वक्त बताएगा।